लेकिन उमेश कहाँ रुकने वाला था। वो तो फिर फट पड़ा, दीदी ये क्या, आप डिक्टेटर हैं क्या? मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, ऐसा जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मुझे चुप नहीं करा सकती। आप जानती हैं हमारे संविधान में भी बोलने का पूरा पूरा अधिकार है और ये हमारा मौलिक अधिकार है। अगर आपने हाथ नहीं हटाया, मुझे रोकने से मना किया, तो मैं आपके विरुद्ध अभियान छेड़ दूँगा। तो भाइयों और एक को छोड़कर मेरी बहनों, भाभीयों, सबके चेहरे पर छाई उदासी अचानक काफूर हो गई और हल्की सी हंसी आ गई। अरे भाई लोग, इसमें हंसने की क्या बात है? ठीक ही तो बोला, एक को छोड़कर भाभीयों और बहनों। मेरी बीवी को भी मेरी बहन बनाओगे क्या, या भाभी बनाओगे? उसने इतना मासूम चेहरा बनाया हुआ था कि उसको देखकर सब हंसने लगे। अब आप हंसते भी रहेंगे या मेरी बात भी सुनेंगे? कृपया शांति, शांति का दान दीजिए। शांति शांति, अरे वो बिलासपुर वाली शांति नहीं, वो पागल है साली। शांति मेरा मतलब खामोशी। हंसते हंसते सब खांसने लगे थे। तो मैं आपसे कह रहा था, मैं डॉक्टर उमेश सुधा दीदी के विरुद्ध धरना दे रहा हूँ, भूख हड़ताल कर रहा हूँ। वैसे भूख बड़े जोर की लगी है, वो धीमे से स्वर में बोल गया, जैसे किसी पुराने नाटक का स्वागत कथन हो। अपने स्वर को फिर पहले से ऊंचा करता उमेश बोलने लगा। तो मैं कह रहा था कि मैं अभी से भूख हड़ताल पर हूँ और तब तक भूखा रहूँगा जब तक। और वो चुप हो गया। कब तक भूखे रहेंगे आप? अचानक किसी ने सवाल किया। तब तक उमेश हवा में एक मुक्का सा तानते हुए बोला, तब तक भूखा रहूँगा जब तक खाना टेबल पे नहीं लग जाता। और फिर उसने हवा में दोनों हाथ फैला दिए। कह कहो और तालियों का शोर गूंज उठा पूरे फ्लैट में। दोपहर का खाना खाते खाते 3 बज गए थे। तभी शरद आया मेरे पास। उसने मुझे मैसेज दिया, आपको डॉक्टर चौधरी ने बुलाया है अभी। सुधा दी और मैंने छुट्टी की एप्लीकेशन तो भिजवा दी थी, फिर ये बुलावा उसे बड़ा अजीब सा लगा। फिर भी मैंने उठते हुए कहा, अच्छा आप लोग बैठिए, मैं अभी होकर आता हूँ। शरद तुम भी इन सबके साथ बैठो। ब्लड बैंक गया तो चौधरी मेरा इंतज़ार कर रहा था। क्या हुआ चौधरी? अरे यार, तुम्हारे बिना ये ब्लड बैंक तो बहुत बोर है। कुछ खास बात? एक केस आया वार्ड नंबर 14 में, डॉक्टर हरजीत के यूनिट में है, बेड नंबर 7 है। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें बोलूं कि देख ले, शायद सीरियस है। अच्छा, मैं कहकर वार्ड नंबर 14 चला गया। अरे वो पापे, तू कब आया? मैंने तो सुना था छुट्टी पे तो। डॉक्टर हरजीत बाहर ही खड़े थे। हाँ सर, अपने दोनों हाथ में हरजीत के हाथ थामते हुए बोला। यार आनंद, तुम सरवर मत कहा करो, बहुत शर्म आती है तुम्हारे मुंह से सर सुन के। कोई लिकूमिया का पेशेंट आया है क्या? हाँ, यस, मैंने चौधरी से बोला था, उसी ने भेजा मुझे। देखोगी क्या? हाँ चलो, कदम कदम चलते हैं। हम मरीज़ के सामने आ गए। आनंद देखो इसकी हिस्ट्री। फाइल के पन्ने पलटते हुए, और जब मैंने आखिरी रिपोर्टें देखी तो मेरी नज़रें कांपने लगी थी। नज़रें ही नहीं, जिस्म भी। और मैंने फाइल पटक दी और वार्ड से बाहर आ गया। क्या हुआ आनंद? अरे सर, इसमें देखने को रह ही क्या गया है? नॉट मोर देन फ्यू डेज। ओह, डॉक्टर हरजीत भी उदास हो उठे थे। अच्छा सर, मैं चलूँगा, परसों शाम को याद रखिएगा। लो,
इसमें याद रखने की क्या बात है। अरे हम तो बिना बुलाए आने वालों से हैं। लौटते लौटते शाम घिर आई थी। हॉस्पिटल का वातावरण अजीब दम घोट रहा था। अजीब तरह से कसैली सी गंध फैली हुई थी, जिसमें कहीं कहीं सिगरेट बीड़ी का धुआं भी तैर रहा था। कितना मना करने के बाद भी ये लोग मानते नहीं। एक सन्नाटा सा व्याप्त था। वातावरण में गंभीरता छाई हुई। धीरे धीरे अंधकार छाने लगा। स्ट्रीट लाइटों के बल्ब जलने लगे। हवा में बहुत हल्की ठंडक अभी भी थी, जो बहुत अच्छी सी लग रही थी। मैं सोचने की कोशिश से बचता हुआ घर की तरफ बढ़ रहा था। घर पहुंचा तो होठों पे एक बनावटी सी मुस्कुराहट पहुंच चुका था। बहुत देर लगा दी यार उन्होंने। उमेश तो इंतज़ार ही कर रहा था। हाँ उमेश, जानते हो ना, कई दिन के बाद वार्ड गया था, बहुत सारे लोग मिल गए, तो बस निकलते निकलते देर हो गई। तभी माधवी, पॉल अंकल और आंटी ने प्रवेश किया। देखिए भैया, हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। मधु की आवाज़ में बच्चों की सी किलक थी। क्या लाइए? देखें तो। ऐसे नहीं, पहले आप अपनी आंखें बंद करो। लो भाई, हमने आंखें बंद की। अब अपना हाथ दीजिए हमें। और मैंने हाथ बढ़ा दिया। अब देखो। अरे वाह मधु, ये तो बहुत खूबसूरत घड़ी है। भैया, ये आपका अलार्म है। जब तक आप उठेंगे नहीं, ये बजता रहेगा। दीदी कहती हैं आपको उठाने के लिए बहुत ढोल पीटने पड़ते हैं। और इसी बीच चाय आ गई थी। उमेश के लतीफ़ों का टेप फिर शुरू हो गया था और कह के गूंजने लगे। अगला दिन भी इसी चहल पहल में बीता। पार्टी के दिन सुबह से ही मेहमानों से घर भरने लगा। खान भाई भी जल्दी आ गए थे। आदाब डॉक्टर बहन। अरे खान भाई आप? दीदी के आश्चर्य से आंखें फैल गई। तो खान भाई बोले, हमको यूं हैरत से क्यों देखती हैं आप? हम भी इन फिजाओं के पाले हुए तो हैं, भटक रहे हैं ज़िंदगी के जंगल में। यहाँ के ना सही, यहाँ से निकाले हुए तो हैं। अरे वाह खान भाई, मैंने भी लपक कर सलाम बजाई और कहा, भीतर चलिए खान भाई। अरे मियाँ, हम तो खुली हवा में जीने वाले में हैं। इन कबूतर खानों में अपना दम निकलता है। अपन तो चचा जान गालिब के पक्के शागिर्द हैं, बेदरो दीवार के मकान में रहने वाले। खान सचमुच बाहर दीवार के साथ पीठ टिका कर बैठ गया था। इंतज़ार के क्षण खत्म हुए। सांझ डली। शमियाना मेहमानों से भरा हुआ था। अनिल, उमेश, शरद, मिश्रा, चौधरी, पॉल अंकल सब व्यस्त थे। किसी को क्षण भर की भी फुर्सत नहीं थी। एक अकेला मैं छत पर खड़ा सब देख रहा था। खुशी से आंखों में आंसू भर भर आते और लगता था मैं इतना हल्का फुल्का हवा सा हो गया हूँ। जाने क्या क्या सोचता रहा मैं। सब कुछ चलचित्र सा लग रहा था। जीवन भी क्या तमाशा है धूप छाँव का। कभी दुखों की चिलचिलाती धूप, कभी सुखों की शीतल छाया। और ये वक्त अपनी ही रफ्तार से चलता रहता है। न सुख की परवाह, न दुखों का गम। वक्त सन की फ़कीर है। समय की, वक्त की खूबी भी यही है कि वो रुकता नहीं है, चलता रहता है, चलता रहता है। जो लोग वक्त की परवाह नहीं करते, वक्त उनकी भी परवाह नहीं करता। वक्त के सामने किसी की नहीं चलती। ओ भैया के बच्चे, कहाँ समाधि लगाए हो? सब लोग ढूंढ रहे हैं आपको। और आप? मधु बहुत गुस्से में थी। हाँ हाँ, चलो, मैं तैयार हूँ। तैयार हूँ? सूरत देखो अपनी, और ये कपड़े जोकर लग रहे हैं आप। जल्दी से तैयार होकर आओ। तो तुम मुझे बुलाने आई है, लड़ने आई है? और वह बिना कुछ बोले मेरी बाँह पकड़कर मुझे घसीटती ले गई। हरे रंग की साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैं अपने कमरे गया और तैयार होने लगा।
वहाँ बेटा तूने तो छोकरियों को भी मात कर दिया, अभी तक तैयार नहीं हुआ। उमेश का अपना ही अंदाज था, हो रहा हूँ तैयार। ले पकड़, ये टाई भी बांध ले। टाई और मैंने नहीं बांधी आज तक कभी, और ये गल फांसी मैं नहीं सह पाऊँगा। देख अनु, पहननी तो तुझे पड़ेगी, वरना रुचि नाराज़ हो जाएगी। ये वही खरीद के लाई है तेरे लिए। मैं जानता हूँ तो ऐसा नहीं चाहेगा कि वो नाराज़ हो। उमेश टाई की गांठ बांधते हुए बोला, ठीक है बाबा। हाय क्या स्मार्ट लग रहा है, और तेरी आंखें क्या कातिलाना है। हाय रे, इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा। करते हैं कत्ल और हाथ में तलवार भी नहीं। अरे अनु क्या कर रहा है तू अभी तक, आजा जल्दी, दीदी ने पुकारा। अरे दीदी, इसे ज़रा काजल का टीका लगा लो, देखो तो क्या डैशिंग लग रहा है। मैं, उमेश और दीदी हम सब बाहर आए, जहाँ बहुत से लोग जमा हो चुके थे। हमारी ब्लड डोनेशन सोसाइटी के लोग भाग भाग कर लोगों की सेवा करने में लगे हुए थे। लो आ गए आज के हीरो, मुझे देखती रुचि भाभी ने चुटकी ली। अरे सन्यासी, तू इतना हैंडसम है, हमें मालूम ही नहीं था। मिश्रा ने भक्ति के सी, और मैं भीड़ से घिरा उसी में खो गया। जाने किस कोने से खान की बांसुरी का स्वर धीरे धीरे पंडाल में तैरने लगा। सभी एकटक उस ओर देखने लगे और वाह वाह करने लगे। लगता था बांसुरी की धुन ने जादू सा बिखेर दिया है सब तरफ। धुन खत्म हुई तो दीदी खान के पास जाकर बोली, खान भाई वो सुनाओ ना, वो ख्याली है ख्यालात समझने वाला। जो हुक्म डॉक्टर बहन। और खान की सोचदार आवाज़ समा बांधने लगी। सर झूमने लगे, पैर थिरकने लगे, और काफ़ी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। गज़ल ख़त्म होते ही खान के कदम बाहर की ओर बढ़े तो मैंने रोकने की कोशिश की। क्यों खान मियाँ, खान भाई ऐसे कैसे जा रहे हो, खाए बिना ही? मुझे जाने दो। तुम जानते हो डॉक्टर मियाँ, मैं किसी जगह ज़्यादा देर रुकता नहीं हूँ। तुम्हारा प्यार था जो खींच लाया मुझे। मगर हाँ, याद रखना डॉक्टर मियाँ, शोहरत एक मीठा जहर है, बच के रहना इससे। खान चला गया, मगर पीछे छोड़ गया एक सवाल, एक नसीहत जो बहुत असरदार थी, बहुत वज़नदार थी। फिर इसके बाद मधु ने सितार संभाली, उसकी उंगलियां तारों पर थिरक रही थी। और फिर रस भीनी गज़ल, हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चराग जलाओगे रोशनी के लिए। हर शेर के बाद तालियां बज रही थी। अब माइक संभाला उमेश ने। भाइयों और मेरी घरवाली को छोड़कर बहनों, भाभियों, माताएं हो तो माता जी। लोगों की हंसी में उमेश का स्वर डूब गया। हंसी की गूंज कुछ हल्की पड़ने पर उमेश बोला, अब मैं अनिल जी से कुछ प्रार्थना करूंगा कि वो भी कुछ प्रार्थना करे। तो अनिल ने एक गीत गाया, आशा और विश्वास से भरा गीत। फिर दौर शुरू हुआ उमेश के चुटकुलों का। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। हर तरफ उमेश की चर्चा थी। उमेश है ही ऐसा, जहाँ जाता है छा जाता है। और इस बीच न जाने कब मिश्रा ने उमेश के हाथ से माइक लेकर घोषणा की, अब मैं आज के हीरो डॉक्टर आनंद से आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी कोई नज़म सुनाएं जो उन्होंने हाल ही में लिखी हो। अरे नहीं, मैं धीरे से बुदबुदाया, लेकिन मेरी बुदबुदाहट तालियों के शोर में डूब गई थी। उमेश और अनिल मेरा दोनों बाजू पकड़े माइक के पास ले आए और मैं सर झुकाए झुकाए बोलना शुरू किया। तुमने ख्वाब देखे हैं अब तक, तुमने ख्वाब देखे हैं अब तक, और आज
हकीकत की जुबान से तड़प रहे हो, जो है उससे नफ़रत है तुम्हें, और जो नहीं है उसके लिए तरस रहे हो। जो तुम्हारे इख्तियार में नहीं उसके पीछे पड़े हो, जो नहीं वही चाहिए तुम्हें, और जो है उससे दूर खड़े हो। तुम मत देखा करो ख्वाब, नहीं किसी सवाल का उनमें जवाब। तुम जानते हो कभी कभी हालात से लड़ना होता है, और कभी खामोश तन्हाइयों से गुजरना पड़ता है। कभी कभी हालात से करने होते हैं दो चार हाथ, और कभी झुक के समझौता करना होता है। मगर तुमने तो हमेशा से ज़िंदगी से ज़िद की है। घर आए मसीहाओं को ठुकरा कर मंदिर में जाकर बुतों की पूजा की है। वक्त किसी का मोहताज नहीं होता। वक्त न गरीब है न अमीर। वक्त न किसी का दोस्त है न किसी का दुश्मन। वक्त तो है बस एक सन की फ़कीर। वक्त न झुकता है न रुकता है, सब तोड़ता चला जाता है, सब छोड़ता चला जाता है। तो हमें वक्त से सीखना है ये सबक, खुद भी जीना है, औरों को भी जीने देने का है हक। गौर करना, सोचना, विचारो मेरे यार कि हमने इस हक को निभाया है कहाँ तक। नज़्म पूरी हुई, पंडाल में तालियां गूंजने लगी। पॉल अंकल ने पीठ थपथपाते हुए बोला, आनंद, बहुत अच्छा लिखते हो तुम। और मैं सबकी बधाइयाँ झेलता रहा। तो भाइयों, और एक उस बेचारी को छोड़कर जो मेरे पल्ले बंदी है, बहनों और भाभीयों, उमेश फिर अपने रंग में आ गया था। गज़ल और कविताओं से तो आपका पेट भरेगा नहीं। अब खाने के लिए बेचारे टेबलों की तरफ रुख कीजिए, आगे बढ़िए, खाना आपका इंतज़ार कर रहा है। और सब हंसते हुए खाने की ओर बढ़ गए थे। रात ढल चली थी, सब जा रहे थे, रह गए थे हम, वही कुछ थोड़े से चिर परिचित चेहरे। तूने तो कुछ खाया नहीं होगा अनु, दीदी पूछ रही थी। नहीं दी, बहुत खाया मैंने, अब तो पेट में जगह भी नहीं। झूठ। सच दीदी, बिना कुछ खाए ही मेरी भूख खत्म हो गई। अच्छा, तो बुलाती हूँ उमेश को। नहीं दी, और मुझे चुपचाप दीदी के साथ देना पड़ा। थके होने के कारण सब जल्दी सो गए थे। सिर्फ एक अकेला मैं ही ऐसा व्यक्ति था जो जाग रहा था। जाने क्यों नींद नहीं आई मुझ पर रात से ही भय हावी हो गया था। उमेश को कई बार लड़खड़ाते देखा था मैंने। शारीरिक रूप से तो बहुत कमज़ोर पड़ गया है, और शायद ही कोई अनुमान लगा सकता उमेश के बारे में। कितना लंबा वक्त निकाल गया है उमेश। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। शायद ये आत्मविश्वास का ही नतीजा है। ये रात का अंतिम पहर था। चांद ढलकर सोने को था। चांदनी मुर्दा पड़ी थी। थक हार कर मेरे कदम खामोश पड़ी सड़क पर बढ़ गए। जाने कहाँ तक पैदल चलता रहा मैं। शायद काफ़ी दूर निकल आया। जब लौटा तो सवेरा होने को था। घर पहुंचा तो देखा उमेश बाहर ही खड़ा है। अनु, कहाँ गया था तू? मिश्रा भी उसके साथ था, शायद सैर करने को निकले थे। अरे कहीं नहीं, ज़रा सैर करता दूर तक निकल गया था। आलस से भरी आवाज़ थी मेरी। चल जा अंदर, दीदी जाग गई हैं, बेकार तेरी चिंता कर रही हैं।
पता नहीं क्या सोचता रहता है तू। ये सारी दुनिया की सोचने का कॉन्ट्रैक्ट तू नहीं ले रखा है क्या? मुझसे कोई जवाब नहीं बन पड़ा। जा भी, अब मुझे क्यों घूर रहा है? खींच कर बोला उमेश। घर पहुंचा तो देखा दीदी सच में मेरा इंतज़ार कर रही हैं और साथ में मधु भी। लो दीदी, आपके लाडले भैया लौट आए हैं, मधु बोली। क्यों रे, कहाँ था तू? दीदी की आवाज़ में गुस्सा था। कुछ नहीं दी, नींद खुल गई थी, ज़रा सैर को निकल गया था। बोल के तो जाता किसी को। किसे बोलता, सब तो बेसुध सो रहे थे। अच्छा, और तू कैसा उल्लू है, तुझे न दिन को नींद आती है न रात में। चल अंदर, कि अब यहीं खड़ा रहेगा। मैं खामोशी से भीतर चला गया। तभी मिश्रा की आवाज़ सुनाई दी। अरे अनु, अनु जल्दी कर, देख उमेश को कुछ हो गया है। क्या हुआ? मैं बाहर भागा। उमेश बेहोश पड़ा था, सांसें तेज़ तेज़ चल रही थी। दीदी ज़रा बीपी ऑपरेटर देना। बीपी तो एकदम बढ़ गया है। घर पे ही सेडेशन देने के बाद हम लोग उसे कैजुअलिटी ले गए। डॉक्टर पॉल ने उमेश का चेकअप किया तो बेचैन हो उठे। अंकल, उमेश का हीमोग्लोबिन बहुत लो है, शायद इसे ट्रांसफ्यूज़न देना पड़ेगा। अनु, तुम्हें इसकी हिस्ट्री मालूम है क्या? हाँ अंकल, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। ट्रांसफ्यूज़न दिया जा रहा था, ताज़ा चाहिए था खून, जो उस वक्त अनिल ने दिया। तब शरद से मैंने कहा था, शरद आज तक तो हम दूसरों के लिए खून इकट्ठा करते रहे हैं, आज हमें अपने उमेश के लिए चाहिए। एक एक बूंद उमेश के शरीर में प्रवेश कर रही थी। जिस बात का डर मुझे रात से हो रहा था वो अब साकार हो गई। भाभी मेरे सम्मुख खड़ी थी, उनकी आंखें बहुत से सवाल पूछ रही थी। मैं सह नहीं पाया उन आंखों को, तो कैजुअलिटी से निकल गया। मगर फिर भी लगा कि वो आंखें पीछा कर रही हैं मेरा। स्पेशल वार्ड का एक कमरा उमेश के लिए बुक करा लिया। इस नाजुक स्थिति में उमेश को घर नहीं ले जाया जा सकता था। कल के उमेश और आज के उमेश में ऐसा लग रहा था युगों युगों का अंतर है। वो होठ जो सदा चुटकुलों की फुहारें छोड़ते थे, इस समय खामोश। आँखें जो इशारों में बातें करती थी, बंद है। उमेश का भविष्य, एक प्रश्न जिसका उत्तर मालूम है मुझे, जो स्पष्ट है। अनु, ठिठक गया मैं। सुधा दी की आवाज़ कांप रही थी। जी, ये सब क्या हो गया अनु? वही दीदी, जो होना था और जो होना नहीं चाहिए। उमेश को होश आ गया है, तुझे बुला रहा है, तू जा उसके पास। थके थके कदमों से लौट पड़ा मैं। उमेश के पास पॉल अंकल खड़े थे, माधवी, रुचि भाभी। अनु, कहाँ था यार तू? कहीं नहीं उमेश, मैं तेरे लिए ब्लड अरेंज कर रहा हूँ। मेरे शरीर में मत डाल ये खून, मत डाल अनु। मेरे भीतर दीमक लग चुका है। अभी 10 दिन पहले ही तो खून चढ़ाया था। उमेश प्लीज़ तुम चुप रहो, और ये नसीहत है ना, अपने पास रखो। मुझे मालूम है क्या करना है। अंकल, इसे इसके रूम में शिफ्ट कर देना, मैंने पूछा। हाँ हाँ, पॉल अंकल भी कहीं खो गए थे। तभी डॉक्टर श्रीवास्तव ने प्रवेश किया। आइए सर, मैंने उनका स्वागत करते हुए कहा, और वो काफ़ी देर तक उमेश के शरीर को पढ़ने की कोशिश करते रहे। हाँ, इसे रूम में शिफ्ट कर दो। उमेश अपने रूम में जा रहा था और मैं ब्लड बैंक की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर जैन सामने बैठे। यहाँ भी उमेश की चर्चा थी। आग की तरह खबर फैल गई थी कि उमेश को कुछ हो गया है। हेलो अनु, कैसा है उमेश? डॉक्टर जैन ने पूछा।
कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। मैं कुर्सी पर बैठा विचारों में खो गया। अपना पूरा विवेक, अपना पूरा ज्ञान, अपनी तमाम शक्ति लगाकर मैं उमेश के लिए कुछ करना चाहता था, मगर हर तरफ बेबसी ही बेबसी नज़र आई। कितना बंध गया हूँ मैं हालात की जंजीरों में, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। और शायद सोचता ही रहता अगर सुदादी और रुचि भाभी नहीं आती तो। अनु भैया, हमेशा आपको याद कर रहा है, भाभी ने कहा। होश में है? होश? भैया आप होश की बात कर रहे हो? उसने तो महफिल लगाई हुई वहाँ पे, और अब भी वो चुटकुले सुना रहा होगा। भाभी की आवाज़ आंखों में भीगी हुई थी। स्टेथोस्कोप गले में लगाकर स्पेशल वार्ड की तरफ चढ़ गया। मेज के कमरे के बाहर से ही कह कहूँ की आवाज़ आ रही थी। मेरी आंखें सच में भीग गई। कितना हौसला है इसमें, जो ज़िंदगी और मौत से बेपरवाह मस्त है अपने में। और मुझे देखते ही बोला, आओ आओ बेटा अनु, कहाँ गए थे तुम? मुझसे कोई जवाब नहीं बन पड़ा। अबे बोलता क्यों नहीं? मैं कहाँ गया, यहीं तो हूँ। तू तो चुटकुलों में खोया हुआ है, तुझे क्या मालूम? अच्छा वो ठीक है सब, और तू जाके मेरी रिहाई का प्रबंध कर। रिहाई मतलब मुझे नहीं रहना इस हॉस्पिटल में? नहीं उमेश, अभी तुझे यहीं रहना होगा। यार तू कैसा यार है? मैंने तो कभी ख्वाब में भी बुरा नहीं चाहा तेरा, और एक तू है जो मुझे जेल में ही रखने की हिमायत कर रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? मधु चल चलते हैं यहाँ से। मैं यहाँ रहूँगा तो ये बकबक करता रहेगा। हाँ सिस्टर, अगर ये ज़्यादा बकवास करे तो इसे थोड़ा सेडेटिव दे देना। मैं मधु के साथ बाहर आ गया। भैया, उमेश भैया को क्या प्रॉब्लम है? मधु इज़ अ पेशेंट ऑफ एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। व्हाट? मधु लगभग चीखी पड़ी थी। हाँ मधु, जो है उसे कौन टाल सकता है? भैया उमेश को मालूम है क्या? हाँ मधु, उमेश को भी मालूम है, रुचि भाभी को भी। फिर हम दोनों कोई कुछ नहीं बोल सका, दोनों खामोश। सारा दिन इस उधेड़बुन में बीत गया। रात में मुझे उमेश के पास ही रहना था। 10 बजे के करीब मैं उसके कमरे में गया। अनिल और मिश्रा तब वहीं थे। अनिल और मिश्रा के जाने के बाद मैं उसके साथ वहीं लेट गया। उमेश, रात बहुत हो गई है, सोने की कोशिश करो। अनु, यार अब सोने के दिन गए, अब कुछ दिन मुझे जाग लेने दे, फिर तो सोना ही है ना। क्या बक रहा है? बक नहीं रहा, सही कह रहा हूँ अनु। सच में उदास हो गया तो उमेश। ओ उमेश, अनु तुझसे एक बात करनी है। क्या? मेरे बाद रुचि को संभाल के रखोगे? तुम्हें याद है ना, ये वादा किया था तुमने मुझसे। उमेश, मैं एकदम से चीख पड़ा। चीखो मत अनु, ये हॉस्पिटल है, हमारा घर नहीं है। इधर और भी मरीज हैं, डिस्टर्ब होंगे। अच्छा बोलो ना, तुम मेरी रुचि को संभाल लोगे ना? उमेश कहकर मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। अनु एक बात बता। क्या? सोच कि मैं उमेश नहीं हूँ, एक ऑर्डिनरी सा पेशेंट हूँ, और जिसे कोई नहीं जानता, तब मेरी क्या हालत होती? क्या कह सकता हूँ मैं? ये तो सब व्यवस्थाओं के प्रश्न हैं। बड़े हॉस्पिटल बड़े लोगों के लिए हैं। यहाँ अगर इलाज कराना हो
या तो बड़ी जान पहचान चाहिए या फिर बहुत सारा पैसा, वरना तो एक आम मरीज तो शायद भर्ती भी ना हो पाए। बिल्कुल ठीक अनु, सही कहा तुमने। कुछ करने की सोची नहीं क्या तुमने? बहुत सोचा उमेश, तुम तो जानते ही हो, तुम्हारे सामने ही है। मैंने जब करने की कोशिश की तो उसकी कितनी बड़ी सज़ा भुगती, लेकिन उसी सज़ा ने तुम्हें इतनी बड़ी कामयाबी भी तो दी है। हाँ, ये भी है। सोचो अनु, उस आम मरीज़ के बारे में सोचो जो इन अस्पतालों में बड़ी बड़ी उम्मीदें बांध कर आता है, बड़ी बड़ी आशाएं लेकर आता है, और तब यहाँ आकर उसे एक एक सांस के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जानते हो, अगर तुम सब लोग मेरे अपने नहीं होते तो मैं कब का मर गया होता, है ना उमेश? ये समस्याएं केवल सोचने से तो हल नहीं होती। यही तो मैं कह रहा हूँ, करो, कुछ करो। तुमने कभी एक ब्लड बैंक के बारे में बात की थी, उसका क्या हुआ? उमेश, पैसा, बहुत पैसा चाहिए उसके लिए, बहुत सारा फाइनेंस, और हमारे पास कुछ है नहीं। जब कभी होगा तो सोचेंगे। अनु, वो तुम्हारे एक कलाकार अंकल हैं, उनकी मदद लो, कुछ शो लो उनसे। हाँ, कभी कभी दिमाग में आती तो है बात। अभी अंकल बॉम्बे गए हुए हैं, लौट आए तो बात करूँगा उनसे। देखो अनु, कुछ पैसा मेरे पास भी जमा है, जब चाहो ले लेना, तुम्हारा ही है। उमेश ने बड़े सहज स्वर में कहा, तुम लोगों के लिए जी रहे हो, अपने लिए तो हर कोई जीवन जीता है, मगर तुम औरों के लिए जीते हो। ईश्वर तुम्हें बहुत सारी कामयाबी दे। अच्छा अनु, अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। उमेश शायद सो गया था या सोने का नाटक कर रहा था, मगर मैं जाग रहा था। अंधेरे की गहरी चादर पर सब डूबा हुआ था, और इस गहरे अंधेरे में मैं कुछ खोज रहा था, कुछ प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न जो अंधे कुएं से थे, और लगा कि गहरा और अंधेरा हो गया है। जाने कब थक कर सो गया था मैं भी। अगली सुबह मैं दोबारा अस्पताल के लिए आ रहा था तो मधु से बोला, मधु, मेरा नाश्ता भी टिफ़िन में डाल दो, उमेश के साथ ही कर लूँगा। मधु चुपचाप टिफ़िन बंद करके दे गई, और टिफ़िन लेकर मैंने उमेश की कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरे हाथों में टिफ़िन देखकर वो उछल पड़ा। अनु, मैं रुचि से कह रहा था, आज मूली के पराठे खिला दे, बहुत मन कर रहा है, और दही भी साथ में हो तो लुत्फ़ भी आ जाए। उमेश, मूली के पराठे खाएगा? अबे यार, आज तो खिला ही दे, हो सकता है आखिरी बार हो। ले, तेरे लिए मूली के पराठे ही लाया हूँ, और दही भी। वाह, वेरी गुड अनु, तो मेरी सारी आखिरी इच्छाएं पूरी कर रहा है। बहुत अच्छा है तो उमेश, अगर तू ऐसी बकवास करेगा तो मैं सब उठाकर बाहर फेंक दूंगा, और तुझे भी। ऐसा मत करना अनु, मुझे तो वैसे भी मरना है। अगर तू इस तरह मारेगा तो कातिल बन जाएगा मेरा। फिर वही बकवास, मैं जल्ला उठा था। तू जान, तेरे राउंड का वक्त हो गया है, और मुझे भी नाश्ता करना है, चैन से करूँगा, मज़े से करूँगा। मैं बाहर आ गया। कैसा है ये उमेश, अपनी मौत की बात को भी मजाक में टाल रहा है। कोई और होता तो शायद कब का रिंग कर मर गया होता। हेलो सर, किस सोच में खोए हैं? सामने शरद था। अरे शरद, कहाँ जा रहे हो तुम? उमेश भैया के लिए ब्लड तो नहीं चाहिए अभी? नहीं शरद, दोपहर में किसी को भेजना है,
शायद शाम को और ज़रूरत पड़ेगी। शरद आगे बढ़ गया और मैं वार्ड की तरफ। राउंड लेने के बाद सिस्टर मीरा के साथ स्पेशल वार्ड की तरफ फिर आया। सिस्टर आइए अपने मरीज़ को देख लें। उमेश लेटा हुआ था, किन्हीं यादों में खोया हुआ। दरवाज़ा खुलने की आहट से चौंका। आओ आओ अनु। हेलो सिस्टर जी। मैं उठकर बैठ गया था। कैसे हैं उमेश जी? अरे सिस्टर, मैं जब तक ज़िंदा हूँ ज़िंदा ही रहूँगा, क्या करूँ, हंस दिया। मगर उस हंसी में कुछ जान नहीं थी। लेटो लेटो उमेश, तुम्हारा बीपी चेक कर लो। अरे अभी अभी तो दीदी चेक करके गई, उमेश ने जवाब दिया। और हाँ, कोई डॉक्टर घोष भी आए थे। डॉक्टर घोष? लंबे से, सांवले से, चश्मा लगाए। हाँ हाँ बिल्कुल वही। कह रहे थे आनंद का फ़ोन मिला, मिलते ही चल दिया था। सिस्टर आप वार्ड में चलिए, मैं डॉक्टर घोष से मिलकर आऊँगा, कहकर तेज तेज कदमों से मैं घर की तरफ चल दिया। ड्राइंग रूम में डॉक्टर घोष, अनिल, सुधा दी और मधु बैठे बात कर रहे थे। ओ सर, हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल आनंद, तुम्हारा मैसेज मिला तभी चल दिया, इसीलिए अपनी गाड़ी से आया तो जल्दी पहुँच गया। कैसे याद किया मुझे? सर मरीज़ तो आप देख ही चुके हैं, इसके लिए बुलाया था मैंने।